हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉट नेट डिकोडेड। तो रिसेंटली अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने टॉप 10 टॉपिक्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डॉट नेट फुल स्टैक इंटरव्यू ये मैंने डिस्कस किया था। उसके पार्ट 1 पार्ट 2 थे। तो उस वीडियो में जो भी टॉप 10 टॉपिक्स थे, आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट वीडियो ऑन ईच टॉपिक सो दैट आपको भी वो कंसेप्ट इजीली अंडरस्टूड हो एंड आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ दैट पर्टिकुलर 10 टॉप 10 टॉपिक्स। सो टुडे वी विल सी इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो इसमें हम मोस्ट ऑफ चीज़ें जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंडर आती है वो सारी कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि फिर ऐसे करके अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट की ना तो ऑलमोस्ट वो टॉप 10 टॉपिक्स आपके हो जाएंगे, सो दैट एटलीस्ट यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So the first topic is basically what is entity framework core। तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर क्या होता है? इट इज माइक्रोसॉफ्ट्स मॉडर्न ओआरएम फॉर डॉट नेट। ओआरएम क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो जो भी सी शार्प के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसको मैप करते किसके साथ? डेटाबेस के टेबल्स के साथ। मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, डेटाबेस में हमारे पास टेबल होता है, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जब हमें वो कॉलम का डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, अपडेट करना, इंसर्ट, जो भी फंक्शन हमें करना पड़ता है, तो हमें उसके रिस्पेक्टिव सी शार्प ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो सी शार्प ऑब्जेक्ट डेटाबेस टेबल के साथ मैप करने का काम एंटिटी फ्रेमवर्क करता है। इट एडवांटेज क्या है? इट रिड्यूसेस मैनुअल सीक्वल राइटिंग। जो मैनुअली सीक्वल लिखना, मतलब जैसे अगर आप एडीओ कर रहे हो, अगर आपने एडीओ डॉट नेट किया होगा तो वहां पे क्या होता है? मैन्युअली आपको सीक्वल क्वेरीज लिखनी पड़ती है, डेटा कॉलम्स को मैप करना पड़ता है, बट यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, it can work with SQL Server, Postgres Server, MySQL, SQLite and multi like many more। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है? ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है, हाई परफॉर्मेंस। तो इसके एडवांटेज है कि व्हाई एंटिटी फ्रेमवर्क इज प्रेफर्ड। ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल। एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या होता है? आपके पास मान लो एम्प्लॉयज का टेबल है। ठीक है, अभी आपको एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, तो आपने क्या किया? डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो होता है कॉन्टेक्स्ट, वो लिया। उसके बाद कौन सा कॉलम, सॉरी कौन सा टेबल? एम्प्लॉयज टेबल, और उसको आपने टू लिस्ट किया। तो सारा एम्प्लॉय का डेटा आपके ये एम्प्लॉय वेरिएबल में चला गया एम्प्लॉयज के। ठीक है, तो इस तरीके से एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है? आपके सी शार्प ऑब्जेक्ट को डेटाबेस टेबल के साथ मैप कर देता है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। तो उसके अंदर वो ब्रिज का काम करता है। देखो, मान लो ये आपका सी शार्प कोड है। ठीक है, और ये आपका डेटाबेस। डेटाबेस कोई भी हो सकता है, सिक्वल सर्वर हो सकता है, पोस्टग्रेस सर्वर हो सकता है, माई सिक्वल, सिक्वल लाइट, कुछ भी हो सकता है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है? ब्रिज की तरह एक्ट करता है, मतलब टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ करता है। बेसिकली इट इज हार्ट ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो जो भी आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होते हैं, उस पे फंक्शनिंग करना होता है, वो डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ होता है। उसमें क्या बनता है? एक डीबी सेट बनता है। डीबी सेट इज नथिंग बट योर टेबल। एंड फिर इस तरीके से ये हम डिक्लेरेशन करके उसको इनहेरिट करके फिर हम बेसिकली अपने हर एक टेबल को या कॉलम को यहाँ पे मेंशन करके हम उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? व्हाट इज ओआरएम? तो ओआरएम क्या है आपको बताना पड़ेगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कर्ड ऑपरेशन एंड लिंक क्वेरीज। तो आपने डेटाबेस तो एक्सेस कर लिया, उसके ऑब्जेक्ट्स भी आपने मैप कर लिया, तो एंटिटी फ्रेमवर्क में आप कर्ड ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करोगे और उस पर लिंक क्वेरीज कैसे लिखोगे, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो CURD is nothing but C stands for create, R stands for read, U stands for update and D stands for delete। तो इसको हम CURD बोलते हैं क्योंकि create, read, update and delete। create क्या करता है? एक नया रिकॉर्ड ऐड करता है। बेसिकली नेम से ही आपको पता चल जाएगा। रीड कैसे होता है? आपको रिट्राइव डेटा करते टाइम आप रीड करोगे, अपडेट करोगे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एंड डिलीट करोगे रिकॉर्ड को। ठीक है, तो क्या होता है? अगर आपको मान लो कोई भी टेबल में एंट्री ऐड करनी, मान लो आपके पास एम्प्लॉय एंट्री है, मतलब एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आपको एम्प्लॉय ऐड करना है, तो आप डीबी कॉन्टेक्स्ट में कर्ड ऑपरेशन कैसे करोगे? मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज करके। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट डी, कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग बट आपका डीबी, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, उसका ऑब्जेक्ट होता है
कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय टेबल डॉट ऐड, और जो भी आपको एम्प्लॉय ऐड करना है वो आप पास करोगे, ठीक है। रीड कैसे करते हैं, जैसे मैंने ये लास्ट स्लाइड में भी था, कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट जब करते हैं तो वो सारा डेटा रीड हो जाता है, ठीक है। अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट अपडेट, ये मेथड को कॉल देंगे, आपका एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट पास करेंगे, वो डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज डॉट रिमूव, इससे आपका वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, जो भी कोई भी एम्प्लॉय अगर आपको डिलीट करना है तो आप ये यूज करोगे, ठीक है। ये सारे करने के बाद ये चेंजेस आपको डीबी एंड पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको उसको सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए काम में आता है सेव चेंजेस। तो जब तक आप ये कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस नहीं लिखोगे तब तक ये जो भी आपने किया है वो डीबी में आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आप ये कोडिंग में ट्राई भी करना, आप कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस मत लिखना, आपको पता चलेगा कि डीबी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जब तक आप कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस नहीं करोगे वो अपडेट या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। सेव चेंजेस इज यूज टू परसिट ऑल द चेंजेस मेड इन द डीबी कॉन्टेक्स्ट टू द डेटाबेस, तो वो सारे चेंजेस डेटाबेस में अपडेट करता है, ठीक है। लिंक क्यू क्वेरीज में क्या होती है, लिंक क्यू बेसिकली लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी होती है। यहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस में हम अगर आपको डेटाबेस में क्वेरी करना है, ग्रुप बाय करना है, फिल्टरेशन करना है, कुछ भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो हम लिंक क्यू यूज करते हैं। लिंक क्यू में क्या होता है, कौन से क्वेरीज आ सकते हैं, तो फर्स्ट होता है वेयर, वेयर में फिल्टर डेटा होता है, ऑर्डर बाय में सॉर्ट होता है, सिलेक्ट में स्पेसिफिक कॉलम्स अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो हम सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप बाय में वो डेटा ग्रुप होता है, ज्वाइन करके हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट और डिफॉल्ट आपको फर्स्ट सिंगल बेसिकली सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न करता है, एनी आपको देखता है कि कहीं पे भी वो अगर मैचिंग मिल जाए तो वो दे दो। फॉर एग्जाम्पल क्या, ये तो हमें पता है, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, ये एम्प्लॉयज टेबल, उसके अंदर हमने क्या किया, वेयर, वेयर ई, ये सिंटैक्स होता है, इसको हम लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, ई टेंस टू ई डॉट सैलरी ग्रेटर देन 50,000, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा रिटर्न करो जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। ऑर्डर कैसे करना है डेटा को, आपको नेम के हिसाब से आपका डेटा ऑर्डर होना चाहिए, आपने कुछ पास नहीं किया तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा रिटर्न करेगा। सिलेक्ट कर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको स्पेसिफिक कॉलम्स रिटर्न करने हैं, जैसे इस टेबल में से आपको बस आईडी, नेम और सैलरी, ये तीन ही कॉलम्स चाहिए, इसलिए आपने सेलेक्ट किया, और टू लिस्ट उसको एक्चुअली डेटा रिट्राइव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिंक की क्वेरी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखनी पड़ती है और डेटा पुल करना पड़ता है, ठीक है। सो लिंक क्यू क्वेरीज आर ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड इनटू सीक्वल बाय एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। इस तरीके से आपको कर्ड एंड लिंक क्यू ऑपरेशन समझना है। और नेक्स्ट इज आई क्वेरेबल वर्सेस आई इन्यूमरेबल, और लोडिंग स्ट्रेटजीज कौन सी होती है वो भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। आई क्वेरेबल क्या होता है, आई क्वेरेबल और आई इन्यूमरेबल में डिफरेंस क्या होता है, हम एक एक पॉइंट वाइज समझते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन, तो आई क्वेरेबल कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, डेटाबेस में एग्जीक्यूट होता है, आई इन्यूमरेबल मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, मतलब क्लाइंट साइड में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो आई क्वेरेबल बेटर परफॉर्मेंस देता है, क्यों देता है अगर आप सोचोगे तो आई क्वेरेबल क्या करता है, सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी ये प्रॉपरली बताया है, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। तो आई क्वेरेबल बेसिकली जब भी आप डेटा को क्वेरी करते हो, कोई कंडीशन होती है, जैसे एम्प्लॉय और जो भी एम्प्लॉय की आईडी 1000 से ज्यादा है उतने दो, तो आई क्वेरेबल क्या करेगा, ऑलरेडी डेटा पुल करते टाइम सिक्वल एंड पे ही वो कंडीशन लगाएगा कि एम्प्लॉय जहाँ पे आईडी ग्रेटर देन 1000 है उतना ही डेटा लेके आओ। आई इन्यूमरेबल क्या करेगा, ऑन द अदर हैंड आई इन्यूमरेबल सारा डेटा लेके आएगा मेमोरी में क्लाइंट साइड पे, और फिर वो कंडीशन अप्लाई करेगा कि अभी इसमें से मुझे 1000 के एम्प्लॉय आईडीज जो भी ज्यादा है वो फिल्टर करके दो। तो इसलिए बेटर परफॉर्मेंस इसका होता है क्योंकि रिक्वायर्ड डेटा ही आप डेटाबेस साइट से पुल कर रहे हो। इसका परफॉर्मेंस लोअर होता है क्योंकि आप पूरा डेटा पहले मेमोरी में ला रहे हो क्लाइंट साइड पे, फिर उस पे कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइप की बात करते हैं तो दिस इज डिफर्ड एग्जीक्यूशन, क्योंकि तुरंत आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल आप डॉट टू लिस्ट नहीं करते हो ना तब तक वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है, इसलिए उसको डिफर्ड एग्जीक्यूशन कहा जाता है। इसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है जब भी आपका डेटा लोड होता है इनटू मेमोरी, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज फिल्टरिंग। फिल्टर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, फिल्टरिंग हैपेंस इन डेटाबेस व्हिच इज एफिशिएंट एक्चुअली, एंड फिल्टरिंग हैपेंस इन मेमोरी, ठीक है। इस तरीके से ये डिफरेंस है। तो आई क्वेरेबल का एग्जांपल क्या है, आई क्वेरेबल मैं एम्प्लॉय करती हूँ, कंटेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट वेयर करती हूँ, तो ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगी,
ठीक है, जब तक मैं इसके डेटा रिजल्ट को डॉट टू लिस्ट नहीं करूंगी ना तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती है। जब मैं इस क्वेरी को देखो डॉट टू लिस्ट करूंगी ना तभी एग्जीक्यूट होगी। तो ये आई क्वेरिएबल है क्योंकि ये, और ये क्या करेगी, पूरा एम्प्लॉय का डेटा नहीं लेके आएगी, उतने ही एम्प्लॉयज का डेटा लेके आएगी जिनका सिटी पुणे है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है अभी। नेक्स्ट इज लोडिंग स्ट्रेटजीज। तो लोडिंग में ना तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ईगर लोडिंग, नेक्स्ट इज लेजी लोडिंग एंड थर्ड इज एक्सप्लिसिट लोडिंग। तो क्या होता है अभी हम समझते हैं। ठीक है, तो ईगर लोडिंग में क्या होता है, लोड रिलेटेड डेटा विद द मेन क्वेरी। ठीक है, मतलब पहले ही डेटा को लोड कर लो। जैसे कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर में इंक्लूड किया हमने कस्टमर डॉट टू लिस्ट, तो इंक्लूड मेथड यूज करना है तो बेसिकली पहले ही रिक्वायर्ड डेटा आपको लोड करके रखना है, तो विच इज कॉल्ड एज ईगर लोडिंग। लेजी लोडिंग में क्या होता है, लोड द रिलेटेड डेटा व्हेन एक्सेस्ड, मतलब तभी उसको लोड करो जब डेटा एक्सेस हो रहा है। इट रिक्वायर्स लेजी लोडिंग प्रॉक्सीज। बेसिकली क्या है, देखो अगर आपने ऑर्डर डॉट कस्टमर किया ना तभी वो डेटा लोड होगा, क्योंकि आपको अभी कस्टमर का डेटा चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं लेजी लोडिंग। देन कम्स एक्सप्लिसिट लोडिंग, लोड रिलेटेड डेटा मैन्युअली। इसमें क्या होता है, डेटा मैन्युअली लोड होता है, इस पे आपका मोर कंट्रोल होता है, मतलब मोर कंट्रोल ओवर लोडिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट ऑर्डर फर्स्ट, ठीक है, देन कॉन्टेक्स्ट डॉट एंट्री डॉट ऑर्डर किया और रेफरेंसेस ओ डॉट कस्टमर, बेसिकली लैम्डा लिख के आपने डॉट लोड किया। तो दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू लोड रिलेटेड डेटा ऑन डिमांड, मतलब जब भी आपको डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा लोड करना है तो एक्सप्लिसिट लोडिंग इज बेस्ट। ठीक है, तो ईगर लोडिंग मतलब पहले ही डेटा लोड कर लो, लेजी लोडिंग मतलब बाद में जब रिक्वायर्ड होता है तभी डेटा लोड करो, एक्सप्लिसिट लोडिंग मतलब जब भी आपको चाहिए, जब भी आपकी डिमांड है तभी डेटा को, रिलेटेड डेटा को लोड करो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बोथ आई न्यूमरेबल, आई क्वेरिएबल एंड लोडिंग स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स माइग्रेशन एंड चेंज ट्रैकिंग टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन अलाउज अस टू अपडेट द डेटाबेस स्कीमा एज पर मॉडल चेंजेस ओवर टाइम। मतलब क्या, अगर मान लो आपके पास कोई डीबी डीबी ऑब्जेक्ट का कोई मॉडल बना है, ठीक है, तो आपको अगर आपके मॉडल में, मतलब आपके डीबी सॉरी एंटिटी फ्रेमवर्क साइड के मॉडल में कुछ चेंज हुआ तो आपको आपका डेटाबेस स्कीमा भी अपडेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं उसको माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में क्या करना पड़ता है, हमें एक कुछ कमांड्स दी है, जैसे ऐड माइग्रेशन, इनिशियल क्रिएट, तो ये माइग्रेशन क्रिएट करता है। अपडेट डेटाबेस जब आप फायर करते हो ना तो ये माइग्रेशन को डीबी में अपडेट कर देता है। रिमूव माइग्रेशन, जो भी लास्ट आपका माइग्रेशन था वो उसको रिमूव कर देता है। स्क्रिप्ट माइग्रेशन मतलब ये, इसके लिए आपने जो भी आपके चेंजेस हुए डीबी ऑब्जेक्ट्स में उसके लिए सीक्वल स्क्रिप्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो दीज आर कॉमनली यूज्ड माइग्रेशन मेथड्स। कैसे काम करता है, तो इट डिटेक्ट्स चेंजेस योर मॉडल। मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, हर एक डीबी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एक मॉडल होता है, तो वो डिटेक्ट करता है कि इस मॉडल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसकी माइग्रेशन फाइल जनरेट करता है और आपके चेंजेस को डेटाबेस में अप्लाई कर देता है। ठीक है, एंड कीप द डेटाबेस स्कीमा इन सिंक विद द एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन में जो भी चेंजेस होते हैं और ऑब्जेक्ट रिलेटेड, डीबी ऑब्जेक्ट रिलेटेड, तो वो सारे वो डीबी एंड पे सिंक करता है। मतलब आपका डेटाबेस में भी सेम चेंजेस रहेंगे और आपके एप्लीकेशन में भी सेम चेंजेस फ्लो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से माइग्रेशन काम करता है। नेक्स्ट कम्स चेंज ट्रैकिंग। चेंज ट्रैकिंग मतलब क्या, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ऑटोमेटिकली ट्रैक द स्टेट ऑफ एंटिटीज एंड डिटेक्ट चेंजेस। जैसे मैंने कहा था कि माइग्रेशन करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि चेंज कहाँ पे हुआ है, तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके एंटिटीज के स्टेट्स चेक करता है और चेंजेस जो भी हुए वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, जब आपका एंटिटी का स्टेट एडेड होता है तो एंटिटी इज न्यू, मतलब नई एंटिटी है तो ये डेटाबेस में इंसर्ट कर देता है। जब आपका एंटिटी का स्टेट मॉडिफाइड होता है तब ये अपडेट करता है डीबीएन पे। जब आपके एंटिटी का स्टेट डिलीटेड होता है तो एंटिटी डिलीट हो जाती है डीबीएन से। ठीक है, जब एंटिटी का स्टेट अनचेंज होता है तो कोई भी ऑपरेशन डीबी साइड पे परफॉर्म नहीं होता है, और जब डिटैच होता है तो बेसिकली कंटेक्स्ट आपके चेंजेस को ट्रैक कर ही नहीं रहा है। नो ट्रैकिंग नो ऑपरेशन, मतलब वो देख ही नहीं रहा है कि डीबी एंड पे, मतलब बेसिकली एप्लीकेशन लेवल पे कुछ चेंजेस हुए हैं क्या एंटिटी में, अगर हुए भी होंगे तो भी वो ट्रैक नहीं हो रहा है तो उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा था और वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
इन केस और भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको पक्का वहाँ पे आंसर कर दूंगी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इम्पोर्टेंट टॉपिक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। मैंने जैसे पहले भी वो टॉप 10 में भी एक्सप्लेन किया था कि परफॉर्मेंस रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो पे भी होते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस सही नहीं है तो एप्लीकेशन कुछ काम का होता ही नहीं है। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है परफॉर्मेंस बेटर करने की, वो आपको पूछेंगे कि आपको ये एप्लीकेशन है, इसको स्लो है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में, तो आप इसका परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करोगे। तो फर्स्ट क्या है, यूज एज नो ट्रैकिंग फॉर रीड ओनली क्वेरीज। मतलब आपको चेंजेस ट्रैक नहीं करने हैं, जो भी रीड, जैसे मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, तो इसमें आप चेंजेस क्या ही ट्रैक करोगे, मतलब इसमें कोई चेंज होगा भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो रीड ओनली क्वेरी है, तो तब आपको एज नो ट्रैकिंग यूज करना है। उसके बाद यूज प्रोजेक्शन टू फेच ओनली रिक्वायर्ड डेटा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि डॉट सेलेक्ट से आप जितना रिक्वायर्ड डेटा है, ठीक है, उतना ही सिलेक्ट करते हो, अननेसेसरी डेटा आपको सिलेक्ट नहीं करना है, जितना डेटा आपको रिक्वायर्ड है उतना ही आपको फेच करना है। नेक्स्ट कम्स पेजिनेशन स्किप एंड टेक। मतलब जब भी आप लार्ज डेटा सेट के साथ काम करते हो ना, तो आपको डेटा, एक मान लो आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड्स है, तो अगर आप एक ही टाइम पे 1 लाख डेटा रिकॉर्ड करोगे, रिपोर्ट पे पॉपुलेट करोगे, तो परफॉर्मेंस बेसिकली मिलेगा ही नहीं, वो पेज लोड होने में भी बहुत टाइम लगाएगा। ठीक है। तो आपको वहां पे पेजिनेशन यूज करना है। पेजिनेशन में हम क्या करते हैं, स्किप एंड टेक यूज करते हैं। मतलब 10 रिकॉर्ड स्किप करो और आगे के 10 रिकॉर्ड्स पुल करो। मतलब मान लो अगर यहाँ पे हमने पेज 3, मतलब थर्ड पेज पे आपको रिकॉर्ड, पेजिनेशन में आपको पता होगा कि फर्स्ट पेज पे 10 रिकॉर्ड, सेकंड पे 10 और थर्ड पे 10, तो हम क्या बोल रहे हैं, 20 स्किप करो और आगे के 10 लो, क्योंकि अभी हम पेज 3 पे है और हर एक पेज पे अपने को 10 रिकॉर्ड्स दिखाने। ठीक है। इस तरीके से हम पेजिनेशन यूज करते हैं। देन कम्स अवॉइड n+1 क्वेरी प्रॉब्लम। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको इंक्लूड या प्रोजेक्शन यूज करना है टू लोड रिलेटेड डेटा इन सिंगल क्वेरी। मतलब अगर आपको नहीं पता है ना, तो n+1 प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। ठीक है। इसमें क्या होता है, आप मान लो आपका एक बेस टेबल है, आप उसमें से सारा डेटा लेके आ रहे हो। ठीक है। आप उसमें से कुछ उठा रहे हो, फिर और एक क्वेरी में दूसरे टेबल से डेटा लेके आ रहे हो, फिर तीसरे में से लेके आ रहे हो, तो इसको हम कहते हैं n+1 क्वेरी प्रॉब्लम। ठीक है। तो n+1 क्वेरी प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, रिलेटेड डेटा एक ही क्वेरी में लेके आना है। मतलब जो भी आपको पता है कि इस टेबल का ये रिलेटेड डेटा, मतलब ए टेबल का भी टेबल रिलेटेड डेटा है, तो आपको एक ही क्वेरी में लेके आना है। इससे आप n+1 क्वेरी प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। देन कम्स ऐड इंडेक्सेस टू फ्रीक्वेंटली क्वेरीड कॉलम्स। मतलब आपको क्या करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, डेटाबेस में फास्टर ऑपरेशन के लिए इंडेक्सेस यूज करने हैं। ठीक है। हैज इंडेक्स, मतलब ईमेल कॉलम पे अगर आपने इंडेक्सिंग किया तो आपका डेटा इजीली पुल हो जाएगा डेटाबेस एंड से। देन यूज असिंक्रोनस मेथड। मतलब आपको टू लिस्ट असिंग, सेव चेंजेस असिंग टू इम्प्रूव स्केलेबिलिटी। असिंक्रोनस मेथड ना एक्चुअली फास्टर एग्जीक्यूशन करती है, परफॉर्मेंस स्पेसिफिक भी वो आपके इसको ब्लॉक नहीं करते, बट बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन होता है, तो बेटर स्केलेबिलिटी मिलती है। तो आप जब भी डेटा पुल करो तो आप लिखो टू लिस्ट असिंग। जब भी सेव कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो सेव चेंजेस असिंग। ठीक है। इस तरीके से। एंड अवॉइड सेव चेंजेस इन लूप्स, कॉल सेव चेंजेस वंस आफ्टर मेकिंग ऑल द चेंजेस। मतलब मान लो अगर मेरा कोई लूप है, मैं हर एक लूप में सेव चेंजेस सेव चेंजेस सेव चेंजेस को कॉल दे रही हूँ, तो बार बार वो चेंजेस डीबी के साथ सिंक हो रहे हैं, बार बार वो डीबी के साथ सिंक हो रहे हैं, ये हमें नहीं करना है। तो पूरा आप पहले ऑपरेशन होने दो, सबसे लास्ट में आपको सेव चेंज को कॉल करना है, जो आपके सारे चेंजेस डीबी एंड पे कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में कैसे करते हैं। सो द लास्ट बेसिकली स्लाइड इज रिलेटेड टू रिवीजन। ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक देखे हैं, मैंने उसका एक क्विक रिकैप सॉर्ट ऑफ डाला है कि ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इंटरव्यू में कभी भी ऐसे सिंगल लाइनर व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में या थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में पूछेंगे। तो बट आपको कैसा, ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है ना, तो उस रिलेटेड आप कोई भी आंसर क्वेश्चन दे बेसिकली कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इसलिए मैंने वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करो, मैंने ऑलरेडी वो स्लाइड्स में एक्सप्लेन किए हैं, वही क्वेश्चंस है, बस आपको
देखना है कि आपको ये सच में आ गया है क्या लास्ट में, तो आप वैसे क्वेश्चन आंसर ऐसा करके रिवीजन कर लो। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो वहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आपको। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, हम ऐसे ही बाकी पार्ट्स बेसिकली टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। तो या डू वॉच, थैंक यू।